राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा रेडियो था जो गाने नहीं बजाता था बल्कि मौत को बुलाता था। कहते हैं कि जब भी वो रेडियो बजता था उसकी आवाज सुनकर आसपास की भटकी हुई आत्माएं जाग जाती थीं और जिसने भी उस रेडियो को अपने घर में रखा कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। राजस्थान के भैरवगढ़ गांव में अमन नाम का एक 22 साल का लड़का रहता था। अमन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वो गांव के बाहर लगी कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकान के कोने में एक पुराना काला रेडियो रखा था। रेडियो पर धूल जमी हुई थी। अमन की नजर उसी पर जाकर रुकी। काका, ये रेडियो कितने का है? कबाड़ी वाला रामलाल अचानक घबरा गया। बेटा, इसे मत छूना। क्यों? क्योंकि ये रेडियो नहीं, मौत है। अमन हंस पड़ा। काका, आज भी ऐसी बातों पर यकीन करते हो? रामलाल ने गंभीर होकर कहा। पिछले 20 साल में जिसने भी इसे खरीदा वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन अमन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने रेडियो खरीदा और घर ले आया। घर आकर उसने रेडियो को टेबल पर रख दिया और सोने के लिए चला गया। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। अचानक अमन की आंख खुल गई। कमरे के कोने में रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया था। रेडियो में सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। हमें वापस आने दो। अमन घबरा गया। कौन है? अचानक रेडियो बंद हो गया। अमन ने सोचा कि शायद उसने सपना देखा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय उसके घर के बाहर कोई खड़ा था और खिड़की से उसे देख रहा था। अगली सुबह अमन की मां रसोई में काम कर रही थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा कि ये उनका वहम था और वे फिर से अपने काम में लग गए। फिर अगली रात फिर से वैसा ही होता है। घड़ी में 12 बज जाते हैं और अमन सो रहा था। तभी अचानक से रेडियो फिर से बजने लगता है और उसमें से आवाज आती है, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तभी अमन की नींद एकदम से टूट जाती है और वो घबराकर इधर उधर देखने लग जाता है। ये रेडियो अपने आप चालू कैसे हो गया? और ये अजीब सी आवाज किसकी थी? फिर वो रेडियो को बंद कर देता है। जैसे ही वो रेडियो बंद करता है उसे चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हम तुझे नहीं बच नहीं छोड़ेंगे। पाएगा। ये आवाज सुनकर वो बहुत डर जाता है। फिर वो पूरी रात अपने बिस्तर पर ही बैठा रहता है और कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है। फिर सुबह के 7 बजे उसकी आंख खुलती है और वो अपने बेड से खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि उसका रेडियो टेबल पर नहीं था बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ था। अरे, ये रेडियो नीचे कैसे आ गया? मैंने तो इसे टेबल पर ही रखा था। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर शाम को अमन अपने दोस्त नितिन से मिलने जाता है। तो तू कह रहा है कि तेरा रेडियो रात को अपने आप बजने लगता है, अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है और आज सुबह तो अपने आप जमीन पर भी आ गया। भला ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो रेडियो रोज रात को अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है और अपने आप जमीन पर आ जाता है। मुझे तो लगता है कि वो रेडियो भूतिया है। भाई, ऐसी बातों पर मैं विश्वास तो नहीं करता, पर अगर तू कह रहा है तो चल मैं मान लेता हूं कि वो रेडियो भूतिया हो सकता है, क्योंकि वो रेडियो पुराना भी तो है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने एक आइडिया सोचा है। क्यों ना मैं उस रेडियो को बाहर फेंक दूं और उसकी जगह कोई दूसरा रेडियो ले आऊं। हाँ भाई, ये आइडिया बिल्कुल मस्त है। तू आज ऐसा ही करना, उस पुराने रेडियो को बाहर फेंक दे और उसकी जगह नया रेडियो ले आ। कम से कम रोज रोज की ये अजीब घटनाएं तो बंद हो जाएंगी। हाँ भाई। फिर वो उस रेडियो को नदी किनारे एक पेड़ के पास फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। फिर वो घर आकर अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए बैठता है। माँ, वैसे आपसे एक बात पूछूं? क्या आपको इन दिनों थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो या फिर कुछ और अजीब सा? हाँ, इन दिनों मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है।
रसोई में काम करते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो, लेकिन जब मैं पलटकर देखती हूँ तो वहां कोई नहीं होता। ये बात सुनकर अमन घबरा जाता है और जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद वो बेड पर बैठकर खुद से ही बात करने लगता है। हे भगवान, ये घटनाएं तो मेरी माँ के साथ भी होती थीं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस भूतिया रेडियो को नदी किनारे फेंक दिया। अब हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत फिर से नहीं आएगी। ऐसा बोलकर वो फोन पर अपने दोस्त से बात करने लग जाता है और उसी में व्यस्त हो जाता है। वहीं दूसरे कमरे में उसकी मां सो रही होती हैं। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके कमरे में आया है। वो इधर उधर देखती है पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बड़ी अजीब बात है, ऐसा लगा कि कोई अभी मेरे कमरे में आया है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो थोड़ा सोचकर फिर से बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद फिर से अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि कई आत्माओं ने उसे घेर रखा है। ये देखकर वो जोर से चीख पड़ती है। तभी कमरे में खड़े अमन को वो चीख सुनाई दे जाती है। अरे, लगता है ये माँ की आवाज है। इन्हें क्या हो गया? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो दौड़कर अपनी माँ के कमरे की ओर जाता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, उसके होश हो जाते हैं। उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी और कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो रेडियो उसकी माँ के बेड पर रखा हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? और ये रेडियो यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैं खुद नदी किनारे फेंक कर आया था। आखिर ये मेरे घर तक वापस कैसे पहुंच गया? फिर वो अपनी माँ को बिस्तर पर बिठा के होश में लेकर आता है। माँ, आप बेहोश कैसे हो गईं? और कमरे की ये हालत कैसे हुई? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे साथ खाना खा रही थीं। फिर थोड़ी ही देर में ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा पता नहीं, मैं तो सो रही थी। फिर अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कई भयानक और डरावनी आत्माओं ने मुझे घेर रखा था। फिर मैं चीखी और कब मैं बेहोश हो गई मुझे कुछ याद नहीं। फिर अमन डरते हुए पूछता है, माँ, ये रेडियो आपके पास कहाँ से आया? ये रेडियो भूतिया है, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। मैं तो इसे नदी किनारे फेंक कर आया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे ये यहाँ वापस आ गया। अमन की बात सुनकर उसकी माँ घबरा जाती हैं और बोलती हैं, अरे, ऐसी बात थी तो तुझे मुझे पहले बता देना चाहिए था। अब तू मुझे पूरी बात बता, तुझे ये रेडियो कहाँ मिला और अभी तक तेरे साथ क्या क्या हुआ है? फिर अमन शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी पूरी बात सुनकर उसकी माँ बोलती हैं, अच्छा, ऐसी बात है। आज की रात हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तू आज मेरे कमरे में ही सो जा। फिर कल सुबह होते ही हम इसका कोई उपाय ढूंढेंगे। फिर अमन और उसकी माँ वो रात एक ही कमरे में गुजारते हैं। सुबह होते ही अमन और उसकी माँ गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा उस रेडियो को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, ये कोई साधारण रेडियो नहीं है। 40 साल पहले इसी रेडियो की वजह से पूरे गांव में मौत का तांडव मचा था। फिर वो बताता है कि इस रेडियो का मालिक एक तांत्रिक था। वो आधी रात को इस रेडियो के जरिए आत्माओं को बुलाता था। एक दिन उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा उसी रेडियो में कैद हो गई। अमन और उसकी माँ ये सुनकर डर जाते हैं। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, इस श्रापित रेडियो से तुम ऐसे ही छुटकारा नहीं पा सकते, और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए चीमा बाबा के पास जाना पड़ेगा। वे बहुत पुराने और शक्तिशाली बाबा हैं। अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दादाजी, हमें ये चीमा बाबा कहाँ मिलेंगे? फिर वो बूढ़ा आदमी उन्हें चीमा बाबा का पता बता देता है और वे बिना देर किए चीमा बाबा की ओर निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर तय करने के बाद आखिरकार वे दोनों चीमा बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। चीमा बाबा अपने आश्रम के बाहर ही बैठे हुए थे। चीमा बाबा उन्हें देखते हैं। तभी अमन बोलता है, चीमा बाबा, हम आपसे मिलने बहुत दूर से आए हैं।
हमारे घर पर एक संकट आ गया है और हम खुद उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हाँ बाबा जी, मेरा बच्चा दुकान से कोई पुराना रेडियो लेकर आ गया है और अब वो रेडियो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके आने के बाद से कई भयानक आत्माएं भी हमारे घर में आ गई हैं। उनकी बात सुनकर बाबा जी कुछ देर तक शांत बैठे रहते हैं, फिर गंभीर स्वर में बोलते हैं, जरा वो रेडियो मुझे दिखाना। फिर अमन वो रेडियो बाबा जी के पास रख देता है। बाबा जी अपनी शक्तियों से उस रेडियो का इतिहास जानने लगते हैं। तभी वे एकदम से चौंक जाते हैं। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। अरे मूर्खो, ये कोई ऐसा वैसा रेडियो नहीं है। ये काली शक्तियों का घर है। इसका समाधान करने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। फिर बाबा जी रेडियो की पूरी कहानी बताने लगते हैं। आज से लगभग 70 साल पहले इसी इलाके के घने जंगलों के बीच कालीनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो साधारण तांत्रिक नहीं था। उसे काली शक्तियों का इतना ज्ञान था कि दूर दूर के लोग उससे डरते थे। दिन में वो एक साधारण इंसान की तरह दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात होती वो जंगल के अंदर अपनी तांत्रिक साधनाएं शुरू कर देता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिससे पूरी आत्मा लोक उसके वश में हो जाए। सालों तक साधना करने के बाद भी कालीनाथ को वो शक्ति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। तब उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसके पास एक पुराना रेडियो था जिसे वो वर्षों से अपने आश्रम में संभाल कर रखता था। एक रात उसने सोचा कि क्यों ना अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके इसी रेडियो को आत्मा लोक से जोड़ दिया जाए। अब यही रेडियो मुझे सबसे शक्तिशाली बनाएगा और फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अगली कई रातों तक कालीनाथ उस रेडियो पर काले जादू के प्रयोग करता रहा। धीरे धीरे उस रेडियो में काली शक्तियां समाने लगी। फिर एक रात उसकी साधना सफल हो गई। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मेरी साधना सफल रही। अब कोई भी शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। आज से आत्माएं मेरी गुलाम होंगी और इस संसार में वही होगा जो कालीनाथ चाहेगा। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। अब वो उस रेडियो के माध्यम से आत्माओं को बुला सकता था। धीरे धीरे उसने कई आत्माओं को अपने वश में कर लिया। वो उनसे अपने काम करवाता और बदले में उन्हें मुक्ति दिलाने का झूठा वादा करता। लेकिन शक्ति के लालच में कालीनाथ अंधा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अब वो आत्माओं का राजा बन सकता है। एक रात उसने अब तक का सबसे खतरनाक अनुष्ठान शुरू किया। उसका उद्देश्य एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा को बुलाना था जिसे सदियों पहले आत्मा लोक में कैद कर दिया गया था। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने वाला था, कालीनाथ से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने मंत्र का एक शब्द गलत बोल दिया। बस फिर क्या था, रेडियो में से भयानक चीखें गूंजने लगी। पूरा जंगल हिलने लगा, भूकंप आने लगा और रेडियो के अंदर कैद सभी आत्माएं एक साथ मुक्त हो गईं। कालीनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पूरे जंगल में कालीनाथ की दर्दनाक चीख गूंज उठी। और उस समय के बाद अब ये रेडियो तुम्हें मिला है। उन आत्माओं को लग रहा है कि तुम भी उन्हें कैद करना चाहते हो, इसलिए वे तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। तभी अमन बोलता है, लेकिन बाबा जी, अगर ये आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हैं तो हम इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इस श्रापित रेडियो और इन आत्माओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके? हाँ, इसका एक उपाय है। आज रात मैं इस रेडियो की शुद्धि पूजा करूंगा और उन सभी आत्माओं को मुक्त कर दूंगा। जैसे ही आत्माएं मुक्त होंगी, उनकी इस दुनिया से बंधी हुई शक्ति समाप्त हो जाएगी और ये रेडियो हमेशा के लिए एक साधारण रेडियो बन जाएगा। लेकिन जब तक पूजा पूरी ना हो जाए, तुम दोनों को मेरी रक्षा रेखा के अंदर ही रहना होगा। अगर कोई भी उस रेखा के बाहर गया तो आत्माएं उस पर हमला कर सकती हैं। फिर बाबा जी अपनी शक्तियों से उन दोनों के नीचे रक्षा रेखा बना देते हैं और अपनी क्रिया शुरू करते हैं। जैसे ही वे क्रिया शुरू करते हैं, तेज हो जाते हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं।
अमन और माँ ये सब देखकर बहुत डर रहे थे, पर फिर भी वे हिम्मत करके एक ही जगह डट के खड़े रहते हैं। और कुछ समय बाद वहां कई सारी काली आत्माएं रेडियो में से बाहर निकलती हैं। उन्हें देखकर बाबा जी बोलते हैं, आत्माओं, मुझे गलत मत समझना। मैंने यहाँ तुम लोगों की मुक्ति करवाने के लिए बुलवाया है। मेरा तुम लोगों से काम करवाने का कोई इरादा नहीं है। बस मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ समय दो। फिर बाबा जी कुछ मंत्र बोलते हैं और वे सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और उस रेडियो का श्राप भी हट जाता है। राजस्थान के एक गांव में एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां रात होते ही मुर्दों की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, और जो भी इंसान गलती से उस कब्रिस्तान में चला जाता वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। राजस्थान के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बहुत शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती गांव के लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, भूतिया कब्रिस्तान। लोग कहते थे रात 12 बजे उस कब्रिस्तान की कबारें अपने आप खुल जाती हैं। एक दिन शुभम और उसके दोस्त जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। तभी उनका दोस्त सोनू हंसते हुए बोलता है, यार ये गांव वाले भी कितने पागल है, आज भी भूतों से डरते हैं। भाई मजाक मत कर। मेरे दादाजी ने उस कब्रिस्तान को अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था तेरे दादाजी ने? वहां पर कब्रें हिल रही थीं। अच्छा, कब्रें हिल रही थीं। फिर तेरे दादाजी ने क्या किया? फिर क्या, दादाजी को ये दिखते ही वो तुरंत वहां से भाग गए और घर आ गए। तभी आज वो हमारे साथ हैं, वरना अभी मेरे घर में उनकी फोटो पर माला लगी होती। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ शौर्य बिहारी बोलता है, अरे बेटवा, बहुत रात हो गई बा। तुम लोगों की बात होई गवाह हो तो अब चली, वरना कोनो जंगली जानवर आ गई ना तो हमारी फोटो पर जरूर माला लग जाएगा। हाँ हाँ, चल ही रहे हैं, पर यार आज बहुत थक गए हैं और आज लकड़ियां भी बहुत हो गई हैं। मुझे लगता है कि हमें ये लकड़ियां आज रात यहीं रख देनी चाहिए और फिर कल सुबह इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। क्या बोलते हो? हाँ भाई, सही कह रहे हो। आज बहुत थक गए हैं और ऊपर से कमर में दर्द भी हो रहा है। अब कल ही ले जाएंगे इन्हें। अब चलो, बहुत रात हो गई है, सोना भी तो है। अच्छा, ये बात है, तो फिर चली। फिर वे तीनों लकड़ियों को एक जगह रखकर वहां से जाने लगते हैं। उन तीनों को चलते हुए काफी रात हो गई थी। फिर कुछ देर चलते हुए सोनू को कुछ दिखाई देता है। अरे रुको, वो देखो सामने क्या है? गांव का भूतिया कब्रिस्तान। फिर शौर्य और शुभम भी वही देखते हैं। हाँ, ये कब्रिस्तान तो वही भूतिया कब्रिस्तान लगता है। अरे भाई, कुछ भूतिया भूतिया नहीं है। लोग वहां ना जाएं और किसी मुर्दे को ना छेड़े, इसलिए लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है। अरे यार, ये अफवाह है कि हकीकत, ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा बा। अच्छा, तो चलो फिर आज देख ही लिया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ। हाँ हाँ, चलो। फिर वे तीनों उस भूतिया कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। फिर वे तीनों उस भूतिया कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर सोनू बोलता है, अरे यहाँ तो कोई कब्र वगैरह नहीं हिल रही है और ना ही यहाँ कोई मुर्दे हैं। मैंने कहा ही था, ये सब एक अफवाह है। हाँ, तुम सही कहत भैया, यहाँ कोई नहीं बा, गांव वाले झूठे ही बोलत बा। हाँ, यहाँ कोई मुर्दा तो नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं, कुछ बहुत अजीब। शुभम ने ऐसा कहा ही था कि तभी जमीन थोड़ी हिलने लग जाती है। अरे ये जमीन को क्या हो गया? ये ऐसे हिलने क्यों न की? और तभी एक कब्र में से एक मुर्दा बाहर निकलता है। वो देखने में बहुत ही भयानक था। उसका शरीर सड़ा गला सा लग रहा था और वो बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। उस मुर्दे को देखकर वे तीनों दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये का चीज बा? बचा ले रे देवा, बचा ले, हमके बचा ले। तभी वो मुर्दा उन तीनों की तरफ तेजी से भागता है और फिर पूरे जंगल में जोर जोर से चीखें गूंजने लगती हैं और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है
जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला कि शुभम और उसके दोस्त रात भर घर नहीं लौटे, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ गांव वाले उनकी तलाश में कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं, और जब वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं तब वे लोग दंग रह जाते हैं। उस कब्रिस्तान में 3 इंसानों के कंकाल पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी मौत किसी बेहद रहस्यमयी और भयावह घटना में हुई हो। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो उन्हीं तीनों के कंकाल हैं। लगता है इन तीनों को उसी ने मारा है। लगता है वो फिर से जाग गया है। अब हमारे गांव का क्या होगा? अगर वो सचमुच फिर से जाग गया है तो इस गांव पर बहुत बड़ा संकट मंडराने वाला है। तभी उनके साथ आया हुआ बूढ़ा आदमी बोलता है, डरो मत, मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना पहले भी देखी है। अगर वो सच में वापस आ गया है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तभी वे तीनों कंकाल अपनी जगह से उठकर अलग अलग कब्रों में चले जाते हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो वापस लौट आया है। अब जब तक इसका कोई समाधान नहीं मिल जाता, कोई भी गांव वाला इस कब्रिस्तान के पास नहीं आएगा। अब चलो यहां से। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले कब्रिस्तान के पास तो क्या, उसके आस पास की जगहों पर भी नहीं जाते थे। फिर एक रात 2 दोस्त हिमांशु और दिव्यांश, जो गांव में नए आए थे, एक जगह बैठकर शराब के पैक बना रहे थे। पीले पीले ओ मार राजा, पीले पीले ओ मार जानी। अरे क्या बात है दिव्यांश भाई, आज तो पूरे मूड में लग रहे हो। अरे दिव्यांश भाई तो हमेशा मूड में ही रहते हैं, और ऊपर से ये शराब, क्या ये कभी उनका मूड खराब होने दे सकती है क्या भाई? ये तो सिर्फ एक शराब ही है जो हमें कभी दुखी नहीं होने देती, वरना पानी में वो दम कहा। मुझे अगर एक विकल्प मिले कि पूरी जिंदगी पानी पी सकता हूँ या दूसरी तरफ शराब पी सकता हूँ, तो मैं तो शराब ही चुनूंगा। हाँ भाई, मैं भी शराब ही चुनता। अच्छा तो भाई अभी काफ़ी देर हो गई है, अब घर चलते हैं, वरना घर पर डांट पड़ेगी। हाँ भाई, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। फिर वे दोनों शराब की बोतल वहीं छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। फिर वे लोग शराब के नशे में चलते चलते भूतिया कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तभी वहां से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। अरे हिमांशु, ये कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है? क्या तुम्हें भी सुनाई दी क्या? अरे कौन सी आवाज़ भाई, लगता है तुम्हें चढ़ गई है। अब जल्दी जल्दी घर की ओर निकल लो, वरना यहीं कहीं गिर जाओगे। तभी हिमांशु की नजर उस कब्रिस्तान पर जाती है और फिर वो बोलता है, अरे भाई, ये तो वही भूतिया कब्रिस्तान है ना, जहाँ से कुछ दिन पहले 3 लोगों के कंकाल मिले थे, और सुना है वो कंकाल खुद ब खुद 3 कब्रों के अंदर चले गए थे, वो भी गांव वालों के सामने ही। हाँ भाई, लग तो वही रहा है, पर यहाँ तो कुछ भूतिया जैसा नहीं है। उसके ऐसा कहते ही हवा तेज हो जाती है। तभी अचानक 3 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। उन्हें देखकर वे दोनों मानो डर के मारे वहीं जड़ हो जाते हैं। अरे हिमांशु, जल्दी से यहाँ से निकल, वरना आज हम नहीं बचेंगे। पर वे दोनों कहीं जा नहीं पा रहे थे। वे एक ही जगह पर भागे जा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। तभी एक कब्र में से एक अलग सा मुर्दा निकलता है। वो बाकी मुर्दों की तरह नहीं था। उन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है। तभी पूरे गांव में फिर से एक बार जोरदार चीख गूंज उठती है। तभी तपस्या में लीन नरकट बाबा की आंखें खुल जाती हैं। अभी जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कौन है वो और क्या है इस भूतिया कब्रिस्तान की कहानी? ये जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीसर में एक ऐसा बरगद का पेड़ था जिसके बारे में लोग बात तक करने से डरते थे। दिन में वो एक साधारण पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था
कि उस पेड़ पर इंसान नहीं, कुछ और रहता है। रमेश और उसका बेटा राजू देर रात शहर से अपने गांव वापस लौट रहे थे। उनके सामने घने जंगल का लंबा रास्ता था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। रास्ते में जो पुराना बरगद का पेड़ आएगा, उसकी तरफ भूल कर भी मत देखना। चाहे वहां से कैसी भी आवाज क्यों ना आए, लेकिन अपनी नजर उस पेड़ पर मत डालना। लेकिन बापूजी, ऐसा क्यों? उस बरगद के पेड़ पर ऐसा क्या है? अरे, तुझे जितना कहा गया है उतना ही कर। अब चुपचाप चलता रहे, बरगद का पेड़ आने ही वाला है। फिर वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ समय बाद वे दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। रमेश उस बरगद के पेड़ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और रमेश का ध्यान गलती से उधर चला जाता है और वो उस बरगद के पेड़ की तरफ देख लेता है। उसे वहां काली साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसका शरीर पूरी तरह काला था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। अरे मूर्ख, मैंने तुझे उस पेड़ की तरफ देखने से मना किया था ना। अब जल्दी से यहाँ से भाग। फिर वे दोनों बाप बेटे वहां से भागने लगे और वे दोनों बाप बेटे वहां से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन उस औरत ने उनका पीछा नहीं किया। वो अब भी उसी बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी और फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। काफी देर तक भागने के बाद रमेश और राजू किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जो कुछ उन्होंने बरगद के पेड़ के पास देखा था, उसका डर अब भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। रमेश ने राजू की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोला, बेटा, आज रात जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। और याद रखना, अगर आज रात तुम्हें कोई अजीब सपना आए या कोई तुम्हें आवाज दे तो उसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाना। राजू ने डरते हुए सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात काफी हो चुकी थी। राजू गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसे एक खौफनाक सपना आने लगा। सपने में राजू ने खुद को उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा पाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कौन है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? सामने आओ। कौन है? सामने आओ। लेकिन चारों ओर फैले सन्नाटे के अलावा उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक वहां तेज तेज हवाएं चलने लगी और अगले ही पल उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। राजू, तुम वापस आ ही गए? ये आवाज सुनते से राजू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी अचानक राजू की आंख खुल गई। वो बुरी तरह घबरा चुका था। हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था? मैं सपने में फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास कैसे पहुंच गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राजू कुछ देर तक यही सब सोचता रहा। फिर खुद को समझाते हुए वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे उसे फिर से नींद आ गई। उसी रात शुभम, शौर्य और अक्षत दिन भर जंगल से लकड़ियां काटने के बाद रात में कुछ देर आराम करने के लिए वहीं बैठे हुए थे। तभी उन तीनों में से शुभम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरे यार, आज तो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते काटते जान ही निकल गई। ऊपर से मेरी कमर में भी पता नहीं कैसा अजीब सा दर्द हो रहा है। यार, लगता है मेरी कमर में मोच आ गई है। तुम दोनों में से किसी को मोच ठीक करना आता है क्या? तभी पास में बैठा शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तेरे तो रोज नए नए बहाने होते हैं। कभी कमर में दर्द तो कभी आंख में। तुझसे तो बस रोना धोना ही सुनने को मिलता है, या गांव वाली लैंग्वेज में। अगर तू ऐसे ही रोता धोता रहा ना, तो याद रखना, एक दिन बरगद के पेड़ वाली भूतनी तुझे अपने साथ ले जाएगी। अरे भाई, ये सब मजाक छोड़। मैंने सच में सुना है कि उस बरगद के पेड़ पर कुछ रहता है। कहते हैं जो भी रात के समय उस पेड़ के पास जाता है, या तो उसी रात उसकी मौत हो जाती है या फिर कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जान चली जाती है। गांव वाले तो उस बरगद के पेड़ के पास रात में तो क्या, दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करते।
अरे अक्षत भाई, तुम भी ना कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब बहुत रात हो गई है, ये लकड़ियां हम कल दिन में आकर ले जाएंगे। इसके बाद तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ दी और अपने घर की ओर चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तीनों दोस्त हंसते बातें करते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उन्हें किसी औरत के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अक्षत घबराकर बोला, तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? शुभम ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हमारा वहम होगा। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे वो आवाज और भी पास आने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। पेड़ के पीछे से काली साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसे देखते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वे पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो होना था उसे कोई नहीं रोक सकता था। और अगले ही पल पूरे जंगल में उनकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग लकड़ियां लेने जंगल पहुंचे तो उन्होंने बरगद के पेड़ के पास तीनों दोस्तों को जमीन पर पड़ा देखा। तीनों निश्चल थे। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों के साथ हुआ क्या था। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, ये तो अक्षत, शुभम और शौर्य हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गया और उन तीनों की ये हालत देखकर राजू के पिता बुरी तरह घबरा गए। और ये भयावह मंजर देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। हर कोई डर से एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हो रही थी। और जब राजू को इस घटना के बारे में पता चला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और उन तीनों की लाश उसी बरगद के पेड़ के पास मिली। सोचो, अगर हम उस रात वहां से भागे ना होते तो शायद आज हमारी लाशें भी वहीं पड़ी होती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया। सुनो राजू, आज के बाद भूल कर भी उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना और जहां भी जाओ हमेशा सावधान रहना। हाँ बापूजी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बापूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उस बरगद के पेड़ का आखिर राज क्या है और वहां जाने वाले लोगों की मौत क्यों हो जाती है? बेटा, मुझे ज्यादा कुछ तो इसके बारे में पता नहीं है। बस इतना पता है कि जो भी रात के समय उस बरगद के पेड़ के पास जाता है, या तो उसकी उसी समय मौत हो जाती है या फिर कुछ दिनों बाद। और जिनकी मौत कुछ दिनों बाद होने वाली होती है, उन्हें रात को अजीब अजीब सपने आते हैं और उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे कि हम दोनों, क्योंकि हमें उस रात के बाद न तो कोई अजीब सपना आया और न ही कुछ अजीब दिखाई दिया। अपने पिता की बात सुनकर राजू बुरी तरह चौंक जाता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता। वो बस खामोशी से उनकी बातें सुनता रहता है और गहरी सोच में डूब जाता है। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। राजू गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक बार फिर वही डरावना सपना आने लगा। सपने में उसने खुद को उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा पाया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसकी नजर पेड़ की एक शाखा पर पड़ी। वहां वही काली साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी। उसे देखते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। देखते ही देखते उस औरत का रूप बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो एक काली बिल्ली में बदल गई। वो बिल्ली पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गई
और अपनी चमकती हुई आंखों से राजू को घूरने लगी। अचानक राजू की नींद खुल गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में ही था, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बिल्ली धीमी आवाज में बोली, राजू, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये सुनते ही राजू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका बिस्तर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहा हो। राजू घबराकर चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। सिर्फ वो काली बिल्ली थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर सुबह हो जाती है। राजू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। उसका पूरा शरीर तप रहा था और उसके पिताजी उसके पास ही बैठे हुए थे। राजू की ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी चिंता में पड़ गए और उससे बोले, अरे बेटा, कल तक तो तू बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज सुबह अचानक इतना तेज बुखार चढ़ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, अगर तू मुझसे कुछ छुपा रहा है तो मुझे सच सच बता दे, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। अपने पिता की बात सुनकर राजू कुछ पल तक खामोश रहा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। डर मत बेटा, जो भी हुआ है मुझे सच सच बता दे। जब तक तू मुझे नहीं बताएगा मैं तेरी मदद कैसे करूंगा। ये सुनकर राजू ने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बापूजी, कल रात मेरे साथ बहुत भयानक घटना हुई थी। फिर राजू ने हिम्मत जुटाई और अपने पिताजी को एक एक करके पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई सारी घटनाएं बतानी शुरू कर दी। उसने उस बरगद के पेड़ के पास हुई घटना से लेकर रात में आने वाले डरावने सपनों, काली साड़ी वाली औरत, बोलने वाली काली बिल्ली और अपने साथ घटी हर अजीब घटना के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया। राजू की एक एक बात सुनते ही उसके पिताजी के चेहरे का रंग उड़ता चला गया और उनके मन में एक अनजाना डर घर करने लगा। फिर राजू की सारी बातें सुनकर उसके पिताजी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर उन्होंने राजू की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? अगर ऐसी ही बात थी तो तू मुझे पहले क्यों नहीं बता सकता था? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस आफत से तुझे कैसे बचाऊं? राजू के पिताजी बहुत चिंता में पड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। राजू की जान बचाने के लिए वे बार बार कोई रास्ता सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। हाँ, एक उपाय है। तू यही रुक, मैं अभी जाकर आता हूं, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखना। और राजू के पिताजी कमरे के बाहर जाने लगे। वे अपने बेटे की जान बचाने के लिए गांव के प्रसिद्ध बाबा नंगू के पास जा रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बाबा नंगू ही उनके बेटे की मदद कर सकते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और आखिरकार वे बाबा नंगू के आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा नंगू नीचे आसन पर बैठे गहरी तपस्या कर रहे थे। तभी उन्हें राजू के पिता के आने का आभास हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़े राजू के पिता की ओर देखने लगे। अरे बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बताओ क्या समस्या है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बाबा की बात सुनकर राजू के पिता को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने राहत की सांस ली और बाबा नंगू को एक एक करके सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे की जान खतरे में है और ये सब आखिर कहां से शुरू हुआ था। राजू के पिता की सारी बातें सुनकर बाबा नंगू कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले,
जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई आम बला नहीं है। इसकी आत्मा उस बरगद के पेड़ से बंधी हुई है। कई सालों से उस पेड़ में वास करने के कारण इसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। तुम्हारे बेटे की जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर जल्द ही इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो बहुत देर हो सकती है। बाबा जी की बात सुनकर राजू के पिता घबरा जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वे कांपती हुई आवाज में बाबा नंगू से कहते हैं, बाबा जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे बेटे की जान बच जाए। फिर बाबा जी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने राजू के पिता की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, इसका अब केवल एक ही उपाय है। किसी भी बुरी शक्ति का समाधान ढूंढने के लिए पहले उसके अतीत को जानना पड़ता है। हमें यह पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी, उसकी आत्मा उस बरगद के पेड़ से कैसे बंधी, और आखिर वो राजू के पीछे ही क्यों पड़ी है। रुको, मैं अभी अपनी साधना और शक्तियों की सहायता से इसके अतीत का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। फिर बाबा जी अपनी दिव्य शक्तियों की सहायता से उस आत्मा का अतीत जानने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी साधना में लीन हो गए। कुछ देर तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, राजू के पिता की ओर देखा और उस औरत का पूरा अतीत बताने लगे। ये कहानी है आज से लगभग 70 साल पहले की। एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही सुंदर, सरल और दयालु स्वभाव की थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा होती रहती थी। जहां कई लोग उसकी तारीफ करते थे, वहीं गांव की कुछ औरतें उससे बहुत जलती थीं। उन्हें रूपा की खुशी और उसकी सुंदरता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं वो रूपा अपने आप को क्या समझती है। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो हम हैं, फिर भी पूरे गांव वाले बस उसी की तारीफ करते रहते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं क्यों पूरे गांव वाले बस उसी की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन देखना, एक दिन मैं उस रूपा का ऐसा हाल करूंगी कि पूरा गांव देखते रह जाएगा। पूरे गांव की औरतें रूपा के बारे में ऐसी ही बातें करती रहती थीं। उनके मन में रूपा के लिए जलन और नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार रूपा के घर उसके स्कूल का पुराना दोस्त हर्षित उससे मिलने आया था। वे दोनों काफी पुराने दोस्त थे और खुशी खुशी बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। लेकिन गांव की एक औरत निर्मला को यह बात पता चल जाती है। ये देखकर उसके मन में फिर से रूपा के लिए जलन बढ़ जाती है। तभी वो मन ही मन सोचने लगती है, यही सही मौका है उस रूपा की जिंदगी बर्बाद करने का। क्यों ना मैं इसकी और उस लड़के की बात पूरे गांव में फैला दूं? फिर जब गांव वाले बिना सच जाने उसे भला बुरा कहेंगे, तब देखने में कितना मजा आएगा। फिर वो ऐसा ही करती है। फिर वो सभी गांव वालों के पास जाकर रूपा के बारे में झूठी और बुरी बातें फैलाने लगी। उसने रूपा की इतनी बदनामी कर दी कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग बिना सच जाने उससे नफरत करने लगे। बेचारी रूपा ये दर्द सहन नहीं कर पाई और दुख से टूटकर उसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। और तभी से लेकर आज तक लोगों का मानना है कि रूपा की आत्मा उसी बरगद के पेड़ पर भटकती रहती है। बाबा की सारी बात सुनकर रमेश बोलता है, बाबा जी, अब आप मुझे उसका कोई समाधान बताइए जिससे मैं मेरे बेटे की जान बचा सकूं। इसका तो बस एक ही समाधान है और वो है। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।